प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया। अर्थात अमेरिका में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है। एक विधेयक किन किन चरणों से गुजरकर अधिनियम का रूप धारण करता है। मतलब आज हम आपको अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको ठीक से समझाएंगे। इसके ऊपर भी प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। और भाई, पूरी दुनिया में वास्तव में कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ समानता भी होती है, बाकी कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। जैसे हम ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना करते हैं तो कुछ अंतर हैं, भारत और अमेरिका की तुलना करते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया पर तो कुछ अंतर मौजूद हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको दूंगा। सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन जो लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ में जिन विद्यार्थियों को हमारे चैनल की जानकारी है उनका परम दायित्व है कि राजनीति विज्ञान विषय से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे आपके जो मित्र हैं, आपके जो साथी विद्यार्थी हैं, भाई उनको भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी अवश्य देना। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं आज हम। भाई, वास्तव में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, मेरा मकसद केवल जिस टॉपिक पर मैं चर्चा चलाता हूँ वहीं तक सीमित नहीं रहता। मैं हमेशा तुलनात्मक दृष्टिकोण से तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों को समझाता हूँ। ये बात आपको नोट करनी है। मेरे किसी भी लेक्चर में आप ये देख सकते हैं कि मैं बिना तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किए कोई भी टॉपिक आपको समझाता नहीं हूँ। विद एग्जाम्पल देखें, अमेरिका में सबसे पहले तो ये देखें आप कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका तो विशेषकर कुछ अपवादों को छोड़कर कि सभी देशों में किसी न किसी रूप में जो है स्वतंत्र व्यवस्था कर दी जाती है न्यायपालिका की। बच गए सरकार के 2 अंग, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंध किस प्रकार के हैं, इस आधार पर 2 प्रकार की प्रणालियाँ उभरकर सामने आती हैं, संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अमेरिका में कौन सी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, निम्न में से दुनिया में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अर्थात वास्तव में संसदात्मक शासन प्रणाली की जो जननी है वो कौन है? ब्रिटेन ही है। भाई, इसका क्या मतलब? वैसे मैंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली पर अलग से काफ़ी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। लेकिन चूंकि यहाँ इसकी चर्चा करना जरूरी है तभी आप इसकी प्रक्रिया को समझेंगे, अन्यथा इसकी प्रक्रिया को समझ नहीं पाएंगे। ये बिंदु मैंने नोट कर दिया और इसको यूं का यूं मैं आपको बता दूं, वो तो केवल दिखावा औपचारिकता है। नहीं, हम तो गंभीरता से समझाएंगे आपको। भाई, वास्तव में अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसका क्या मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मंत्रिमंडल है वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापिका में से नहीं निकलता है। अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ना तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ना ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसलिए वास्तव में अमेरिका में जो मंत्रिमंडल होता है भाई, वो विधेयकों का प्रारूप तैयार नहीं करता है और ना ही जो विधेयक होते हैं उनको कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करता है, नहीं करता है। ये काम स्वयं कांग्रेस के द्वारा ही किए जाते हैं। मतलब स्वयं व्यवस्थापिका के द्वारा ही वास्तविक रूप में जो विधेयक होते हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अमेरिका में सरकारी विधेयक और निजी विधेयक
में अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं, भाई प्रतिनिधि सदन और सीनेट के जो सदस्य होते हैं ना, वो ही विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अमेरिका में वास्तविक रूप में सभी विधेयक निजी विधेयक ही कहलाते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्या स्थिति है, मैंने यहाँ लिखा भी है ये डायग्राम के माध्यम से। ब्रिटेन में क्या स्थिति? ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब जिसको कि मंत्रिमंडलात्मक पद्धति भी कहते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल वास्तव में संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो संसद व्यवस्थापिका होती है वो मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसलिए ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल होता है वो व्यवस्थापिका में से ही निकलता है, व्यवस्थापिका में से ही निकलता है। इसलिए विधेयक का प्रारूप, सिद्धांत, ये सब मंत्रिमंडल के द्वारा तय किया जाता है, तैयार किया जाता है, और मंत्रिमंडल ही विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करती है। इसलिए ब्रिटेन में सरकारी विधेयक और निजी विधेयकों में अंतर होता है। नोट कीजिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। जबकि अमेरिका में सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर नहीं होता है। कारण कि अमेरिका में मंत्रिमंडल विधेयक प्रस्तुत नहीं करता है कांग्रेस में, मतलब व्यवस्थापिका में प्रस्तुत नहीं करता है, जबकि स्वयं जो व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं वही विधेयक प्रस्तुत करते हैं। और ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के द्वारा ही क्या विधेयक को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना था। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है। इसलिए भाई इन दोनों में, अर्थात अमेरिका और ब्रिटेन में विधि निर्माण की प्रक्रिया में भी कुछ अंतर पाया जाता है, क्योंकि दोनों में शासन प्रतिमान अलग अलग हैं। एक में, अर्थात ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिमान है। क्या कह रहा हूँ? ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रतिमान को अपनाया गया है। इनका क्या अर्थ है मैं बार बार कह रहा हूँ, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने व्यापक रूप में सब बातें समझा दी हैं। यहाँ तो ये हमें विधि निर्माण की प्रक्रिया समझनी है, और मैं ये तुलना इसलिए ले रहा हूँ कि भाई अमेरिका और ब्रिटेन में वास्तविक रूप में विधि निर्माण की प्रक्रिया में कुछ अंतर है। हाँ, बाकी समानताएं भी हैं। समानताएं कैसे? जैसे मैं आपको कहूँ कि अमेरिका में भी विधि निर्माण के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और एक समिति स्तर होता है, और 5वें स्तर पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। मतलब ये 5 चरण अमेरिका में भी हैं और ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में भी 3 वाचन होते हैं, और समिति स्तर भी होता है, और वहाँ का जो राज्याध्यक्ष होता है, जैसे कि ब्रिटेन में राजतंत्र है तो राजा हो गया, राजा के हस्ताक्षर कराने जरूरी हैं, तो 5 चरण हो गए। मतलब 5 चरण ब्रिटेन में भी हैं और 5 चरण अमेरिका में भी हैं। परंतु वास्तव में ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसलिए वास्तव में यहाँ विधि निर्माण की प्रक्रिया में कुछ अंतर भी मौजूद है। क्या है मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन हमें तो अमेरिका में विधि निर्माण किस प्रकार से होता है, किन चरणों से गुजर करके एक विधेयक अधिनियम बनता है, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। और इसके ऊपर एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। साथ में मैं ब्रिटेन का भी जो है उदाहरण दूंगा और भारत का भी एग्जाम्पल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया के चरण, अर्थात अमेरिका में कानून किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा यहाँ कि विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। विधेयक प्रस्तावित करना, जिसको कि आप प्रथम वाचन भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले तो देखिए कि अमेरिका में मंत्रिमंडल विधेयक प्रस्तुत नहीं करता है। कहाँ? कांग्रेस के सामने, मतलब वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। वास्तव में स्वयं जो व्यवस्थापिका है अमेरिका की, मतलब कांग्रेस, उसके सदस्यों के द्वारा ही विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रथम चरण है, जिसको प्रथम वाचन कहते हैं, यहाँ पर विधेयक सामान्य रूप में प्रस्तावित कर दिया जाता है और विधेयक का क्रम भी तय कर दिया जाता है। क्या कह रहा हूँ? विधेयक का क्रम भी तय कर दिया जाता है। यहाँ सामान्य रूप में केवल विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है।
इसके बाद में विधेयक प्रस्तावित करने के बाद में आगे क्या होगा कि जो ये विधेयक होता है इसको समिति के पास भेजा जाएगा, जिसे कि आप दूसरा चरण कहेंगे, जो होगा समिति स्तर। समिति स्तर मतलब विधेयक को वास्तविक रूप में फिर समितियों के पास में भेजा जाएगा। क्या कह रहा हूं? समिति के पास में भेजा जाएगा। और अमेरिका में जो ये समितियां होती हैं, अब देखो अमेरिका में समिति व्यवस्था, इसके ऊपर भी मैंने अलग सी वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। मतलब एक भी बात मैं छोड़ूंगा नहीं, संपूर्ण बातें आपको समझाऊंगा, एक एक बिंदु के पर आपको एक एक वीडियो मिलेंगी। समिति व्यवस्था मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो यहाँ जो समिति स्तर है, मतलब समिति के पास में विधेयक को भेज दिया जाएगा। अब यहाँ क्या होगा कि जो ये समिति स्तर है, अमेरिका में समितियां, विशेषकर स्थायी समितियां, जो कि मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वहां देखिएगा प्लेलिस्ट में। समितियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि यदि ये समितियां चाहें, इनको कोई विधेयक की बातें पसंद नहीं आती हैं, ऐसी स्थिति में यदि समितियां चाहें, विशेषकर स्थायी समितियां जिनकी संख्या अमेरिका में 19 है, स्थायी समितियों की संख्या वर्तमान में 19 है। स्थायी समितियां वास्तव में यदि चाहें भाई, तो विधेयक को वापस नहीं लौटाती हैं। और वापस नहीं लौटाने का मतलब विधेयक का समाप्त हो जाना, मतलब यहाँ समिति स्तर पर विधेयक समाप्त हो जाता है। इसलिए अमेरिका में समितियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में तो वापस भेजना ही पड़ेगा विधेयक को। तुलना ध्यान दीजिएगा यहाँ, जबकि अमेरिका में समितियाँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब यहाँ एक बात और है कि वास्तव में प्रतिनिधि सभा यदि बहुमत से, यहाँ एक बचाव है, प्रतिनिधि सभा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, जिसका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस का प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है और दूसरा सदन क्या है? सीनेट है। 2 सदन है ना वहाँ पर व्यवस्थापिका का, मतलब अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। मतलब 2 सदन है वहाँ व्यवस्थापिका के, प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट है। तो प्रतिनिधि सभा यदि बहुमत से मतलब 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के, 435 है ना, तो 435 का मतलब क्या होगा? 218 सदस्य, 218 सदस्य बहुमत हो जाएगा। प्रतिनिधि सभा यदि बहुमत से, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में विशेष ध्यान देना यहाँ, प्रतिनिधि सभा अपने बहुमत से यदि 33 दिन के अंदर, क्या कर रहा हूं, 33 दिन के अंदर वास्तविक रूप में इसे पहले ही ये कह देती है कि इस विधेयक को वापस भेजना है, तो उस विधेयक को वापस भेजा जाता है समितियों के द्वारा। मगर भाई ये बहुमत मिलना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए 3/4 विधेयक समिति स्तर पर ही समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में वास्तविक रूप में जो प्रथम वाचन होता है, प्रथम वाचन में ही लगभग 10 से 15,000 विधेयक कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में सभी विधेयक निजी विधेयक कहलाते हैं और सारे जो प्रतिनिधि सभा या सीनेट के जो सदस्य होते हैं, मतलब कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं, वास्तविक रूप में सभी विधेयक प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कि भी मतदाताओं को खुश कर दिया जाए कि भाई हमारी बात सुनिए, इसने भी हमारी बात सुनिए। सारे के सारे जो है ना कांग्रेस के सदस्य होते हैं, जैसे 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा के, 100 सीनेट के सारे अपने मतलब मतदाताओं को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए विधेयक प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई हमने उनकी बात मान ली, इसलिए यहाँ विधेयकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो, समिति स्तर पर 3/4 विधेयक तो समाप्त हो जाते हैं, बाकी जो बच जाते हैं, अब ध्यान दें, फिर समिति स्तर के बाद में, अर्थात समिति जब अपनी रिपोर्ट दे देती है, समिति की रिपोर्ट के बाद, मैंने यहाँ लिखा रिपोर्ट के बाद में, मतलब समिति की रिपोर्ट के बाद में अब विधेयक का क्या होगा? रिपोर्ट के बाद में वास्तव में विधेयक को कैलेंडर स्तर पर आना पड़ता है। कैलेंडर स्तर का मतलब किस विधेयक को कौन सी सूची में सम्मिलित किया जाएगा। अमेरिका में 5 प्रकार की सूचियां हैं, उन 5 प्रकार की सूचियों में विधेयक को स्थान दे दिया जाता है। क्या क्या? अब देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा निम्न विवरण पत्रिकाओं में से किसी एक में सम्मिलित कर दिया जाता है। मतलब विधेयक को इन 5 में से
एक में जगह दे दी जाती है समिति की रिपोर्ट के आधार पर, जिसे कहते कैलेंडर स्तर। अब ध्यान दें, पहला क्या है, संघीय विवरण पत्रिका होती है, दूसरा भवन विवरण पत्रिका, तीसरा संपूर्ण सदन की समिति सूची, चौथा है राष्ट्रीय महत्व के विषयों की सूची, नाम से स्पष्ट है, और अगला है विशेष आदेशों के साथ समितियों को लौटाता है। क्या, विशेष आदेशों के साथ समितियों को लौटाता है। तो ये 5 जो है पत्रिकाएं हैं जिनके अंतर्गत विधेयक को स्थान दे दिया जाता है। इसकी व्याख्या करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में समिति स्तर के बाद में एक कैलेंडर स्तर और होता है। क्या, कैलेंडर स्तर और होता है, मतलब यहाँ समिति की रिपोर्ट के बाद में जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों को इन 5 में से कहीं एक जगह स्थान दे दिया जाता है। अब देखो कैलेंडर स्तर के बाद में फिर क्या होगा, अब ध्यान देंगे यहाँ, फिर इसका चौथा जो चरण आता है वो क्या कहलाएगा, द्वितीय वाचन। देखो मैंने कहा था ना कि सब जगह 3 वाचन होते हैं, सभी देशों से, भारत में भी 3 वाचन है, ब्रिटेन में 3 वाचन जरूरी है, जापान में 3 वाचन जरूरी है, अमेरिका में 3 वाचन जरूरी है। तो यहाँ फिर कैलेंडर के बाद में फिर द्वितीय वाचन होता है। अब देखिएगा यहाँ वास्तव में द्वितीय वाचन बहुत महत्वपूर्ण वाचन होता है। यहाँ एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक धारा, एक एक उपधारा पर गंभीरता से वाद विवाद किया जाता है। मतलब द्वितीय वाचन के स्तर पर एक प्रकार से एक एक शब्द की बाल की खाल निकालने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ विशेष बात क्या है कि वास्तव में जो द्वितीय वाचन होता है इसमें वास्तव में जो संपूर्ण सदन होता है, संपूर्ण सदन का मतलब क्या है, विशेषकर जो कांग्रेस होती है जिसमें प्रतिनिधि सभा सीनेट दोनों ही आ जाते हैं, ये संपूर्ण सदन की समिति का रूप धारण कर लेती है। मतलब वास्तव में कांग्रेस ही संपूर्ण सदन की समिति का रूप धारण कर लेती है और यहाँ वास्तव में कानून या विधेयक के एक एक शब्द के ऊपर, एक एक धारा उपधारा के ऊपर, उसकी प्रक्रिया के ऊपर, एक एक वाक्य के ऊपर गंभीरता से वाद विवाद किया जाता है। हाँ, अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि वास्तव में यहाँ जब ये संपूर्ण सदन की समिति का रूप धारण कर लेती है कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिनिधि सदन का या फिर जो है सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो अपना स्थान छोड़ देता है और स्वयं समिति के द्वारा अपना अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। परंतु यहाँ प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं वो केवल 5 मिनट के लिए विधेयक के विषय पर बोल सकते हैं, जबकि सीनेट कितने ही समय तक, मतलब सीनेट के सदस्य कितने ही समय तक विषय पर बोल सकते हैं, जिसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में फिलिबस्टर कहा जाता है, बेलगाम। मतलब सीनेट के सदस्यों को सीनेट में बोलने की जो आज़ादी होती है वो ही फिलिबस्टर कहलाता है, जो कि एक बुरी प्रथा है। तो इसलिए बात ध्यान रखनी है कि सीनेट के सदस्य कितने ही समय तक बोल सकते हैं, जबकि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य होते हैं केवल 5 मिनट तक बोल सकते हैं, मतलब द्वितीय वाचन पर। ठीक है, द्वितीय वाचन में एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक धारा, एक एक उपधारा पर गंभीरता से वाद विवाद किया जाता है। ये द्वितीय वाचन होगा। अब द्वितीय वाचन पूरा होने के बाद में फिर क्या होता है, फिर तृतीय वाचन, तीसरा चरण आता है, तृतीय वाचन कहलाता है, जो कि तृतीय वाचन में क्या होता है, वास्तविक रूप में विधेयक के एक एक शब्द, एक एक वाक्य, धारा उपधारा, अंश उपांश जो भी हैं उन सब के ऊपर गंभीरता से वाद विवाद हो चुका है। उसके बाद में फिर विधेयक को तृतीय वाचन के लिए प्रस्तुत किया जाता है और तृतीय वाचन वास्तविक रूप में एक औपचारिकता मात्र होती है। विधेयक द्वितीय वाचन से पारित होने के बाद में, मतलब ये द्वितीय वाचन कंप्लीट होने के बाद एक प्रकार से मान लिया जाता है कि वो विधेयक ज्यादातर रूप में कानून बन चुका है, परंतु औपचारिकता के रूप में इसका तृतीय वाचन होता है, तीसरे चरण से गुजरना पड़ता है। वैसे इसमें संख्या मैंने 5 ही बताई, लेकिन 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो यहाँ क्या होता है, केवल औपचारिकता होती है। इसके बाद में यहाँ तृतीय वाचन में जो विधेयक होता है उस विधेयक के शीर्षक को पढ़कर सुनाया जाता है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति है तो वह उसको बता सकता है। किसी भी सदस्य का मतलब प्रतिनिधि सभा का सदस्य है या सीनेट का सदस्य है। तो यहाँ तृतीय वाचन में केवल औपचारिकता होती है और यहाँ विधेयक के शीर्षक को पढ़ करके सुनाया जाता है। यह बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। अब ध्यान दें, 3 वाचन हो गए कंप्लीट। अब 5 बिंदु बन गए। वैसे इसके बाद में अब 3 वाचन पूरे हो गए, अब क्या करें भाई यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो विधेयक होता है किसी एक सदन के पास ही भेजा जाएगा, दोनों के साथ एक साथ थोड़ी भेजेंगे।
भाई दोनों सदनों के पास एक साथ थोड़ी भेजेंगे विधेयक को, या तो प्रथम सदन के पास भेजा जाएगा, दूसरा सदन के पास में, तो ये एक सदन के द्वारा पारित कर देगा। मान लीजिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एक बात ले रहे हैं हम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में वित्त विधेयक है वो तो किसके पास भेजा जाएगा, प्रतिनिधि सदन के पास में। बाकी जो विधेयक होते हैं दोनों सदन में किसी के पास में भेज दिया जाएगा। अब मान लीजिएगा वित्त विधेयक की बात आ रही है, तो वित्त विधेयक हम ये कहेंगे कि भाई सबसे पहले प्रतिनिधि सदन ने भेज दिया, प्रतिनिधि सदन ने यहाँ तक पारित कर दिया, तृतीय वाचन आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या होगा, अब इसको दूसरे सदन में भेजना पड़ेगा। कोई भी विधेयक है प्रथम सदन से पारित होने के बाद में फिर ये छठा बिंदु बनेगा, विधेयक दूसरे सदन, मतलब एक सदन के द्वारा पारित होने के बाद में। भाई अमेरिका में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है ना, मतलब कांग्रेस के 2 सदनीय व्यवस्थापिका, 2 सदनीय प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो एक सदन ने मान लो पारित कर दिया, सीनेट ने पारित कर दिया ऐसे मान लें, चाहे प्रतिनिधि सदन ने पारित कर दिया ऐसे मान लें, एक सदन ने पारित कर दिया, तो यहाँ 5वें बिंदु तक पहुंचने के बाद में फिर क्या होगा, विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। मतलब एक सदन से पारित होने के बाद में फिर छठा बिंदु आप नोट करेंगे, विधेयक दूसरे सदन में। अब यहाँ वास्तव में जब दूसरे सदन में विधेयक को भेजा जाएगा तो यहां पर भी वही प्रक्रिया चलेगी। फिर क्या वही प्रक्रिया होगी, क्या विधेयक प्रस्तावित किया जाएगा, उसके बाद में समिति स्तर, कैलेंडर स्तर जो भी है, ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये सारा का सारा चलेगा। मतलब विधेयक जब दूसरे सदन भेजा जाएगा यहाँ पर भी इसके 3 वाचन होंगे, 3 वाचनों से इसको गुजरना पड़ेगा विधेयक को दूसरे सदन में भी। इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है विधेयक दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में वास्तविक रूप में यही प्रक्रिया वापस दोहरानी पड़ती है। जैसे सीनेट में आकर प्रतिनिधि सभा ने पारित कर दिया, सीनेट में आगा तो सीनेट में प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन, वही विधेयक प्रस्तुत भी तो किया जाएगा ना, सीनेट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर द्वितीय वाचन होगा, इसको एक एक शब्द के ऊपर गंभीरता से वाद विवाद किया जाएगा, एक एक वाक्य धारा उपधारा पर गंभीरता से वाद विवाद किया जाएगा। इसके बाद तृतीय वाचन होगा, तृतीय वाचन में औपचारिकता होती है जिसमें कि वास्तविक रूप में विधेयक के शीर्षक को पढ़ करके सुनाया जाएगा दूसरे सदन में, चाहे सीनेट मान ले या प्रतिनिधि सदन मान ले। पहले किसके पास में भेजा है, प्रतिनिधि सभा के पास में भेजा जाए तो विधेयक दूसरे सदन, इसका मतलब सीनेट में भेज दिया जाएगा। यहां पर भी 3 वाचन होंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये कंपटीशन पूछ लिया जाता है। अब मान लीजिएगा कि किसी विधेयक को लेकर प्रतिनिधि सभा और सीनेट में मतभेद हो जाता है, यहां आकर के ये तृतीय वाचन से कंप्लीट आगे निकल गया एक विधेयक, लेकिन जब विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन में वास्तव में दूसरा सदन प्रथम सदन की बात से सहमत नहीं है, मतलब दोनों सदन किसी बात को लेकर के मतभेद जाहिर करते हैं, उनमें सहमति नहीं बन पाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है फिर अमेरिका में, ऐसी स्थिति में अमेरिका में एक सम्मेलन समिति आयोजित की जाती है, गठित की जाती है सम्मेलन समिति। सम्मेलन समिति के ऊपर मैंने अर्थात समिति व्यवस्था पर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। सम्मेलन समिति की चर्चा मैंने समिति व्यवस्था के प्रकार नाम से वीडियो जो अपलोड किया है उसमें आप देख सकते हैं। सम्मेलन समिति में क्या होता है, आप ध्यान दें, यहाँ सम्मेलन समिति में 3 सदस्य प्रतिनिधि सदन के होते हैं और 3 ही सदस्य सीनेट के लिए जाते हैं। आप नोट कीजिएगा, यहाँ 3 सदस्य प्रतिनिधि सभा के होते हैं और 3 ही सदस्य सीनेट के होते हैं। टोटल कितने हो गए, 6 सदस्य, मतलब सम्मेलन समिति में 6 सदस्य होंगे और ये 6 सदस्य ही वास्तविक रूप में क्या करेंगे, उस विधेयक के ऊपर फैसला करेंगे। अब इसमें विशेष जो बात आती है वो ये आती है कि सीनेट के सदस्य प्रभावशाली होते हैं, सीनेट के सदस्य प्रभावशाली होते हैं, इसलिए सीनेट के सदस्य बाजी मार लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सीनेट के सदस्य जिस विधेयक को पसंद कर रहे हैं या उसमें यदि उनको कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो सीनेट के सदस्य अक्सर बाजी मारते हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति का केंद्र सीनेट ही है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र ही सीनेट है, इसलिए सीनेट प्रभावशाली है, तो सीनेट के 3 सदस्य यहाँ बाजी मार ले जाते हैं। सम्मेलन समिति में टोटल सदस्य कितने होंगे, 6, 3 प्रतिनिधि सभा के, 3 सीनेट के। तो यहाँ सम्मेलन समिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में विधेयक पर जो मतभेद होता है उस मतभेद को सुलझाया जाता है। अब 6 बिंदु आ गए। इसके बाद में फिर क्या होगा, अब दूसरे सदन ने मान लीजिएगा उसको पारित कर दिया, दूसरे सदन से पारित हो गया। अब क्या होगा, क्या विधेयक अधिनियम बन गया, नहीं, दोनों सदनों से मतलब प्रतिनिधि सभा से और सीनेट से पारित होने के बाद में विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। सब देशों में ऐसा ही है, 3 वाचन होते हैं, एक समिति स्तर होता है 4, और लास्ट में जो है वहाँ का जो राज्याध्यक्ष होता है उसके हस्ताक्षर कराए जाते हैं।
बस इतना अंतर जरूर है कि कहीं किसी देश में प्रथम वाचन के बाद में समिति के पास में भेजा जाता है और कुछ देशों में जो है 2 वाचन होने के बाद में समिति के पास में भेजा जाता है। जैसे ब्रिटेन में 2 वाचन होने के बाद में समिति के पास में भेजा जाता है, जबकि अमेरिका में प्रथम वाचन के बाद में ही विधेयक को समिति के पास में भेज दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब 7वां बिंदु मैंने बनाया क्या, राष्ट्रपति की स्वीकृति, मतलब दोनों सदनों ने यदि विधेयक को पारित कर दिया तो उसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है उसको। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में विधेयक को भेज दिया गया। अब राष्ट्रपति के सामने क्या है, राष्ट्रपति को 10 दिन का समय प्राप्त होता है, मतलब राष्ट्रपति को 10 दिन का समय प्राप्त होता है और उस 10 दिन के समय में उसके सामने 3 विकल्प होते हैं कि राष्ट्रपति उस विधेयक का क्या करेगा, राष्ट्रपति उस विधेयक का क्या करेगा। अब ये एग्जाम में विशेष पूछा जाता है और अक्सर विद्यार्थी गलती करते, इसलिए मैंने तीनों बातें नोट कर दी यहाँ। पहला विकल्प तो क्या है कि 10 दिन के भीतर स्वीकृति दे दे। क्या, या तो राष्ट्रपति उस विधेयक के ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर स्वीकृति दे दे, और यदि वह स्वीकृति नहीं देता है और वास्तविक रूप में कांग्रेस अधिवेशन में है तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर स्वीकृति दे दी है। पहला विकल्प तो ये होगा। दूसरा क्या होगा, नहीं समझा भी भाई, 10 दिन के भीतर या तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे दे, और यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति नहीं दी, मान लीजिएगा अधिवेशन चल रहा है भाई, अधिवेशन समाप्त होने के 25 दिन है, 1 महीना है, और मान लीजिएगा राष्ट्रपति के सामने जो है विधेयक को भेज दिया, दोनों सदनों ने पारित कर ही दिया और अधिवेशन समाप्त होने के 25 दिन शेष हैं। अब 10 दिन के अंदर अंदर यदि राष्ट्रपति ने या तो स्वीकृति दे दी और स्वीकृति नहीं भी दी है तो भी ये माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। प्रथम विकल्प होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा विकल्प है जिसको कि कहते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार अर्थात वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत 10 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर सकता है, और अस्वीकार करने के बाद में यहां स्थिति क्या है कि यदि पुनः उस विधेयक को 2/3 बहुमत से कांग्रेस वापस भेज देती है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। मतलब ये पूर्ण निषेधाधिकार नहीं है, यहाँ पर विधेयक को पूर्ण रूप में समाप्त नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि कांग्रेस यदि पुनः 2/3 बहुमत से उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेज देती है तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं विलंबकारी निषेधाधिकार। समझ रहे हैं? 2 विकल्प हो गए। तीसरा विकल्प क्या है, जिसे कहते हैं जेबी निषेधाधिकार। जेबी पॉकेट वीटो बोलते हैं इसको। जेबी निषेधाधिकार मतलब जो है वीटो बोलते हैं जिसको। जेबी निषेधाधिकार मतलब किसी काम के लिए मना करना, ये निषेधाधिकार कहलाता है। किसी काम को अस्वीकृत कर देना निषेधाधिकार कहलाता है। जेबी निषेधाधिकार। अब तीसरा विकल्प क्या है राष्ट्रपति के सामने? तीसरा विकल्प ये है, मान लो कांग्रेस के अधिवेशन का समाप्त होने का समय 10 दिन बचा है और उन 10 दिनों के दौरान, अंतिम 10 दिनों के दौरान वास्तव में कांग्रेस के द्वारा विधेयक को, दोनों सदनों ने पारित कर ही दिया है, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में, अमेरिका की बात चल रही है, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया। 10 दिन बचे हैं बस अधिवेशन के समाप्त होने में। अब उन 10 दिनों के अंतर्गत, क्या कह रहा हूं, उन 10 दिनों के अंतर्गत, अंतिम 10 दिनों के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति उसको स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, विधेयक अधिनियम बन गया। लेकिन यदि राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करता है, अस्वीकार कर देता है और उस 10 दिन जैसे ही समाप्त होते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन जैसे ही समाप्त होता है, तो ये मान लिया जाता है कि विधेयक को
राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया है। मतलब अब ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे उसको स्वीकार करे अस्वीकार करे, 10 दिन तक यदि कोई जवाब नहीं दिया, ये भी बात ध्यान रखनी, 10 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, 10 दिन पूरे हो गए, कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया है। क्या कहा है मैंने? ये मान लिया जाएगा कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अस्वीकार कर दिया है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो, जेबी निश्चित अधिकार। और कांग्रेस अंतिम 10 दिनों में विधेयक को राष्ट्रपति के पास में इसलिए भेजी जाती है, इसलिए भेजा जाता है क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में अंतिम 10 दिनों में ही वहां पर विधेयक बहुत ज्यादा प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए ज्यादातर विधेयक यहां आकर के समाप्त हो जाते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रपति की स्वीकृति का चरण। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विधेयक अधिनियम यदि बनता है तो उसको इन 7 बिंदुओं के या 7 प्रक्रियाओं के 7 चरणों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, कानून बनाने के क्या क्या चरण हैं। समझ गए? पहले क्या होगा? प्रथम वाचन, फिर समिति स्तर, फिर कैलेंडर स्तर, इसके बाद में चौथा बिंदु बन जाएगा द्वितीय वाचन, 5वां है तृतीय वाचन, 6ठा है विधेयक दूसरे सदन में, 7वां है राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो ये हो गया अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया। वैसे सभी देशों में वास्तव में विधि निर्माण की प्रक्रिया कुछ समानताएं होती हैं। क्या समानताएं होती हैं भाई? सब देशों में 3 वाचन होते हैं। जैसे भारत में भी देखिएगा, ब्रिटेन में देखिएगा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है। एक समिति स्तर भी होता है, और जो राज्याध्यक्ष होता है, जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति है, ब्रिटेन में राजा है, राज्याध्यक्ष वहाँ का राजा है, भारत में राज्याध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। तो अंतिम रूप में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर सभी जगह करवाए जाते हैं। तो वास्तव में विधि निर्माण की प्रक्रिया के 5 चरण तो सब जगह होते हैं, कुछ अंतर पाया जाता है जिसकी चर्चा मैंने यहाँ पर कर दी है। आपको तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि अमेरिका में विधि निर्माण की प्रक्रिया के क्या क्या चरण हैं, किन किन चरणों से गुजर करके एक विधेयक अधिनियम बनता है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप अमेरिका में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है इसको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।